बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोग आज सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं और आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस मॉडल टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैस। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग आइडियल गैस का जो कंसेप्ट है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि हम लोग नॉन आइडियल गैस के बिहेवियर को स्टडी कर सकें। ठीक हो गया। अब आइडियल गैस क्या है, तो और फिर हमें जरूरत क्यों पड़ी और फिर हमें ऐसी क्या हाजत थी कि हमने आइडियल गैस का एक कंसेप्ट निकाला और अब हम रियल गैस को स्टडी करने के लिए उसी में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, मेरी बात याद रखें, फिजिक्स के अंदर हमेशा से आइडियल्स कंडीशन डिस्कस की जाती हैं, उनके लिए हमारे पास एक फार्मूला डिराइव होता है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने जब लास्ट ईयर अपने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आप एक आइडियल कंडीशन देख रहे थे जिसमें एयर रेजिस्टेंस को आपने नेग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाती थी। ठीक है। अब ये हमारे पास एक आइडियल इक्वेशन सिचुएशन थी। अब उस आइडियल सिचुएशन को यूज करके आपने तीन फार्मूले डिराइव किए, फॉर हाइट, फॉर टाइम पीरियड एंड फॉर रेंज। ठीक हो गया। फिर क्या होता है कि अगर उन्हीं तीन फार्मूलास को मैं रियल लाइफ में किसी रॉकेट को फायर या किसी सैटेलाइट को फायर करने के लिए मैं अप्लाई करूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उन फार्मूलाज के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन। जो मेरा सरफेस है, जिस सरफेस में मैं मौजूद हूँ, वहां पे एयर रेजिस्टेंस कितनी है, वहां पे ग्रेविटी की क्या वैल्यू है, हर एक पैरामीटर को मुझे देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली मुझे वो फार्मूलाज एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो सेम यही चीज आज हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक आइडियल मॉडल मौजूद है आइडियल गैस का, उस आइडियल मॉडल को हम लोग मॉडिफाई करेंगे और जो हमारे पास रियल लाइफ में जो गैसेस मौजूद हैं उनके ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास एक है आइडियल गैस, एक आ जाती है नॉन आइडियल, या आप इसको रियल गैस भी कह सकते हो, रियल गैस। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो होती है जिस गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो। मतलब पहला पॉइंट, वॉल्यूम क्या हो? नेग्लिजिबल हो। ठीक हो गया। दूसरा, आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके अंदर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक हो गया। अब ये क्या कहानी है, देखिए जरा। लेट्स सपोज बच्चों, मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस मौजूद है और ये एक आइडियल गैस है। ठीक हो गया। अब आइडियल गैस है, अब मेरे पास यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इस पिस्टन के जरिए इस गैस को कंप्रेस करता हूँ। एक पॉइंट के ऊपर ला के मैंने इस गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारों को इकट्ठा कर दिया। अब वो गैस मॉलिक्यूल्स ने जो वॉल्यूम कवर किया है वो कंपैरेटिवली टू दिस कंटेनर इतना ज्यादा स्मॉल है वो वॉल्यूम कि हम इस वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? निग्लेजिबल होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं तो इसका मतलब कि उनका वो ज्यादा स्पेस कवर नहीं करेंगे, तो इसलिए वो जब कंप्रेस होते हैं तो वो इतनी ज्यादा स्मॉल सी जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं सारे, कि अगर हम उस एज अ होल कंटेनर के कंपैरेटिवली उस स्पेस को देखें तो वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा, यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद नहीं है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं इस गैस कंटेनर के अंदर। ठीक है। मतलब कि उनको कोई हर्डल फील नहीं हो रही। अब देखें, अगर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरेक्ट अगर कर रही हो तो फिर ये भी फ्री मूव नहीं कर पाएगा, ये भी फ्री मूव नहीं कर पाएगा।
बट आइडियल गैस के अंदर हमारे पास कंडीशन आती है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद नहीं होगी। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं और इनका जो मोशन होता है वो क्या होता है, वो एक रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है। और दूसरा ये कांस्टेंट होता है। ठीक हो गया, ये कांस्टेंट होता है। इनके दरमियान अगर कोलिजन हो तो इनकी जो कोलिजन है दैट इज इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। ठीक हो गया, समझ आ रही है आपको पॉइंट की? ये कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में मैं लिखवा रहा हूं, रियल गैस का भी और इसके दरमियान एक्चुअल में जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज PV इक्वल्स टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि फेमस इक्वेशन है, P इक्वल्स टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। अब आते हैं जरा रियल गैस की तरफ। देखिए बच्चों, रियल गैस जो है वो गैस होती है जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है, जो हम लोग डेली लाइफ में, हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। लाइक गैस कोई भी हो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस हो। ठीक हो गया। अब अगर हम ऑक्सीजन को लें या कार्बन को लें तो क्या उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है? नहीं। मतलब ये सिचुएशन सिर्फ फॉर आइडियल गैस है, ये रियल गैस के लिए नहीं है। मतलब रियल गैस का पहला ये है कि एग्जिस्ट, या आप कह सकते हो कि इसका वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। चलिए यही लिख देते हैं, इसका वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इसके अंदर तो पार्टिकल्स जो होते हैं गैस, वो फ्रीली मूव नहीं करते, वो एक बाउंड स्टेट में होते हैं, वो बाउंड स्टेट में मोशन कर रहे होते हैं। इवन के मोशन उनका भी रैंडम होता है। ठीक हो गया। बट वो एक बाउंड स्टेट में होते हैं, उसमें कंटिन्यूसली एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है या उसको होल्ड रखने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक तो पिस्टन है, ठीक है, मैंने इस पिस्टन के जरिए इसको कंप्रेस किया। अब मैंने जब कंप्रेस किया तो मैंने देखा कि इसने एक लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम जो है तो वो क्या किया, कवर किया। ठीक हो गया। तो वहां से मुझे एक चीज तो रियलाइज हुई कि जैसे आइडियल गैस के लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि वो नेग्लेजिबल होता है, बट सेम चीज यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे पार्टिकल्स का या इस गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम है, और वो किस वजह से है कि इनका जो साइज है वो ग्रेटर है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज से, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ज्यादा स्पेस कवर करते हैं। तो ज्यादा स्पेस कवर कर रहे हैं तो इट्स मीन के हम इसका वॉल्यूम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सेकेंडली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन पार्टिकल्स के दरमियान कंटिन्यूसली एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद होती है जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब वो अट्रैक्शन क्यों आती है तो वो फिर बात किसी और तरफ चली जाती है, वो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सारा वो एक अलग सा कंसेप्ट आ जाता है। बट द थिंग इज के आपने ये समझना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या कर रही हैं? वो इस पूरे के पूरे जो स्टेट है इसको एक बाउंड स्टेट बना रही है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा कि पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, जिधर उनका दिल करे उधर वो जाए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, यहाँ पे वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे। इवन के मोशन इनका भी रैंडम होगा। ठीक हो गया। मोशन इनका भी क्या है, वो रैंडम है। ठीक है। बट रैंडम में फिर कौन सा है, वेरिएबल है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि इसका इनका मोशन वेरिएबल होगा? तो बच्चों जब हम लोग इसी के अंदर जब मॉडिफिकेशन में प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ना, तो तब मैं आपको फिर वहां पे ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे मैंने ये रैंडम का वेरिएबल का वर्ड क्यों लिखा। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एक और चीज कि ये जो इक्वेशन है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते।
हम इस गैस के ऊपर, रियल गैस के ऊपर ये इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे जब आपके पास जो वॉल्यूम नेग्लेक्ट होने के बाद, या मींस कि हम लोग एज अ होल पूरा वॉल्यूम ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास नेग्लेजिबल है, हम इसको जीरो कर देते हैं, यहाँ पे वो वॉल्यूम पुट होता है। बट यहाँ पे अब दो वॉल्यूम आ गए हैं, एक इस कंटेनर का वॉल्यूम और एक ये गैस का ये वॉल्यूम, जो कि कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे उसने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम कवर किया है। तो जाहिर बात है इन दोनों के दरमियान का कोई ना कोई डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस के साथ हम लोग ये फार्मूला डिराइव करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे एंड देन हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डायरेक्टली हम लोग इसको पीवी इक्वल टू एनआरटी को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको हमेशा मॉडिफाई करके लिखा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान का एक कंपैरिजन देख लेते हैं बच्चों। कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन ये है कि जो रियल गैस है वो बिहेव करेगी आइडियल गैस। तो कब? उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। रियल गैस जब आइडियल गैस की तरह बिहेव करे तो उसके लिए कंडीशन ये है कि एक, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा लो होना चाहिए और एक उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तो अब आपके पास जब लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो इन दो कंडीशंस के ऊपर हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी, वो लो हो जाएंगी। तो जब वो लो हो जाएंगी तो देन फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक हो गया। अब आइडियल गैस की तरह बिहेव करने के लिए क्या होना चाहिए? देखें, लो प्रेशर का मतलब क्या है? वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर आप प्रेशर को लो कर रहे हो तो मतलब कि वॉल्यूम आपके पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो मतलब कि गैस के लिए अगर आप प्रेशर को लो कर देते हो, जीरो कर देते हो, तो उसका वॉल्यूम जो है तो वो उस लेवल पे उस कंटेनर के एग्जैक्टली इक्वल, नियरली उसके बराबर जा सकता है। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है तो वो जीरो हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे जीरो होती हैं, जरा ये चीज देखें कि मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये चूंकि मैटर है और मैटर की क्वालिटी है कि वो क्या करता है, वो एक्सपेंड होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये एक्सपेंशन के जरिए एक दूसरे से इतना दूर चले जाएंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है तो वो नेग्लेजिबल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए बच्चों, प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था जिसके अंदर हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू फॉर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक हो गया, वेलोसिटी की आरएमएस वैल्यू निकाली थी हमने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। उसमें हमने टेम्परेचर के लिए एक फार्मूला डिराइव किया, T इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय 3k इंटू v स्क्वायर। उसमें था, या उससे प्रीवियस वीडियो में प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल, इन दोनों वीडियोस में से किसी एक में हम लोगों ने ये डेरिवेशन निकाली थी। ठीक हो गया। तो अब यहां पे देखिए ये क्या है, दैट इज एक्चुअली टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस इज गिवन बाय T इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय 3k इंटू v स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें दो चीजें, मास ऑफ गैस कांस्टेंट कंसीडर कर लें, k ऑलरेडी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। यहां पे एक है वेलोसिटी और एक है टेम्परेचर। बच्चों ये दो डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। इस टेम्परेचर को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक होती है। क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो एक हमारे पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जब डिराइव हुआ तो इस फार्मूला के अंदर हम लोगों ने एक रिलेशन देखा बिटवीन दी मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मतलब कि इस फार्मूला के अंदर हमें इन दो प्रॉपर्टीज के दरमियान का एक रिलेशन देखने को मिला और फिर यहीं से हमारे पास कंसेप्ट आया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ये हमारे पास
रिलेट करती है, जिस चीज को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के दरमियान एक रिलेशन और उनके बिहेवियर को स्टडी करने में हमें हेल्प आउट करती है। और इसी ब्रांच के अंदर हम लोग जो है तो ये प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं फिजिक्स की। ठीक हो गया। तो ये मैंने आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था इनिशियल जो हमारी इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसके अंदर। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमें इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन देखने को मिला तो वहां से फिर ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की एक ब्रांच इजाद हुई और फिर उसके अंदर अब हम लोग इन तमाम की तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले जरा ये डेफिनेशन को देखें कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कनेक्ट्स द माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ द सिस्टम सच एज मोशन, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स विद, मतलब कि ये ऐसी ब्रांच है जो कि कनेक्ट करती है माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ सिस्टम, मतलब कि मोशन ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, इसको रिलेट करती है किसके साथ, विद द मैक्रो ऑब्जर्वेबल बी मेजर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। मतलब कि इन दोनों के दरमियान, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के दरमियान ये हमें क्या करती है, एक इंटरेक्शन देती है, इनका कोई कनेक्शन देती है, हमें बताती है ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स के मैक्रोस्कोपिक के दरमियान और माइक्रोस्कोपिक के दरमियान कनेक्शन है। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या एंट्रोपी को चेंज करके हम लोग उसका माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं, लाइक मोशन ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी, एंट्रोपी। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं स्टडी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक का जो कंसेप्ट है, ये प्रॉपर्टीज हैं, कोई वो नहीं है। एक है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक। ठीक हो गया। एक है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम लोग मतलब के वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और इसके अलावा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, या उसके अलावा पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, ये हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर। मतलब इस एरिया के अंदर हम लोग पार्टिकल से रिलेटेड उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और एक्सेट्रा, मतलब तमाम वो चीजें जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी की जा सकती हैं। ठीक हो गया। और मैक्रोस्कोपिक के अंदर क्या आता है, मैक्रोस्कोपिक के अंदर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर सिस्टम का, और प्रेशर, इसी तरह एंट्रोपी, इसी तरह वॉल्यूम एक्सेट्रा, मतलब कि ये वो तमाम चीजें हैं, ईटीसी कर दें, जिनको हम लोग मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके दरमियान एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हमें नजर कहां पे आया, इस फार्मूला के अंदर हमें यहाँ पे रिलेशन नजर आया। और इस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सामने आई। और उस ब्रांच के अंदर फिजिक्स की हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान का रिलेशन, या हम लोग ये वेलोसिटी, एनर्जी या पोजीशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम लोग इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तभी तो देखें कि इस चैप्टर का नाम भी क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और इसके अंदर हम लोग जस्ट गैस के ही रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास फार्मूला था PV इक्वल्स टू nRT, ये जो फार्मूला था, ये फार्मूला हम लोग चूंकि डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते थे, किसके ऊपर, रियल गैस के ऊपर। ठीक हो गया। अब यहां पे हमें रियल गैस के लिए जो प्रेशर है वो डिफरेंट होता है,
ठीक हो गया। वॉल्यूम भी डिफरेंट होता है, किसके लिए? रियल गैस के लिए। रियल गैस का वॉल्यूम भी डिफरेंट है और उसका प्रेशर भी डिफरेंट होता है। ठीक हो गया, जो आइडियल गैस की कंपैरेटिवली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो इसका जो पोर्शन है इस वीडियो का, ये एक लेंथी वीडियो होने वाली है, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग वंडरवॉल के करेक्शन की तरफ जाएंगे। उसने अब वॉल्यूम के अंदर जो करेक्शन की, उससे जो प्रेशर के अंदर करेक्शन की आइडियल गैस के फॉर्मूला के अंदर, तो वो अभी हम लोग इसके बाद आगे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको ये जो इसका इंट्रोडक्शन है वो समझ आया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे वंडरवॉल की करेक्शन की तरफ। अच्छा, तो बच्चों अब हम बात करते हैं वंडरवॉल की करेक्शन के बारे में। उसने जो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर जो मॉडिफिकेशन की, तो अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक हो गया, तो देखिए इसने दो चीजों में करेक्शन की है, एक इसने वॉल्यूम में करेक्शन की, एक उसने प्रेशर में करेक्शन की। ठीक हो गया, अब देखें कि इसने एक्चुअल में एज्यूम ये किया था कि वंडरवॉल assume that the gas molecule are held sphere with definite volume। मतलब कि उसने कहा कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका एक हार्ड स्फेरिकल शेप होता है और इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक हो गया, अब वही चीज इसने यहाँ पे ऑब्जर्व की। फिर उसने कहा कि जो ये हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी है, इसको हम लोग डायरेक्टली जो है तो किसी रियल गैस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और इसने लिखा कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इन दो कंडीशंस के ऊपर आप इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, हाई प्रेशर के ऊपर और लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक हो गया, तो इन दो कंडीशंस के ऊपर आप इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर इसने क्या किया, इसने वॉल्यूम का जो ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की। ये जो पीवी जो है इसके अंदर उसने मॉडिफिकेशन की। अब जरा मैं डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसने एक्चुअल में किया क्या और कैसे किया। लेट्स सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक हो गया, और ये कौन सी गैस है? ये बच्चों आइडियल गैस है। कौन सी गैस है? आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमने क्या कहा कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, और अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है तो उसको कवर करते हैं, जो कि कंटेनर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली वो क्या होता है, निग्लेजिबल होता है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, अच्छा फिर हम लोग ले लेते हैं क्या, एक और कंटेनर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या है, एक रियल गैस मौजूद है। क्या है? एक रियल गैस मौजूद है। अब रियल गैस जो है तो अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल उसका जो शेप होता है मॉलिक्यूल्स का वो स्फेरिकल होता है, हार्ड होता है, और फिर उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। अब जब हम इसको कंप्रेस कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको कंप्रेस कर लिया, तो कंप्रेस करने के बाद मेरे पास एक स्पेसिफिक पोर्शन इन मॉलिक्यूल्स ने कवर किया, जहां पे ये वॉल्यूम ऑफ दिस गैस को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया, अब एक आइडियल गैस आ गई और ये आ गई हमारे पास रियल गैस। अच्छा, अब आपने इसके जरा वॉल्यूम की तरफ देखना है। आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है उसको मैं V आइडियल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, इसका वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, अब ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया किस चीज का, इस कंटेनर का, और उसके अंदर गैस मौजूद है। ठीक है, अब मैंने जब इस गैस को कंप्रेस कर दिया, अब इस गैस ने यहाँ पे इस रीजन में क्या कर दिया, एक वॉल्यूम सेकंड क्रिएट कर दिया। अब कंटेनर का वॉल्यूम तो V है। ठीक हो गया, कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, V है। ठीक हो, अच्छा अब मेरे पास ये जो गैस कंप्रेस हुई है, यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स हैं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और लेट्स सपोज मैं इसका जो क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम है, इसको मैं b से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, स्मॉल b से, जैसा कि आपके बुक में उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक हो गया, तो अब इसका जो ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला द वॉल्यूम ऑफ गैस,
इसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एन बी से, ठीक हो गया। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हमने वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक हो गया। अब जरा आए यहां पे इक्वेशन की तरफ, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम। अब मैंने यहां पे दो वॉल्यूम क्यों लिखे, एक वॉल्यूम जो कि मॉलिक्यूल्स का है, ठीक हो गया, और दूसरा वॉल्यूम कि यहां पे जब ये मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर मौजूद है तो वहां पे कोई ना कोई थोड़ी सी फ्री स्पेस तो मौजूद है जहां पे वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसके आगे वॉल्यूम फ्री लिख देंगे, ठीक हो गया, समझ आई। अब जो यहां से हम लोग फ्री वॉल्यूम निकालते हैं, फ्री वाला वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हम लोग ये जो फ्री स्पेस का जो वॉल्यूम है वो इक्वल हमारे पास हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, v से, तो इसको मैं कर दूंगा v, और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है तो वो मेरे पास क्या है, एन बी, ठीक है। इसको बच्चों आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये मेरे पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे तो हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाली फॉर वॉल्यूम। अब आते हैं प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो प्रेशर की करेक्शन को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को पहले समझेंगे बच्चों। डायग्राम को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक इक्वेशन यहाँ पे लिख के देता हूं जो कि आपकी बुक में उन्होंने लिखी हुई है, दैट इज P इक्वल्स टू सॉरी P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये उन्होंने डायरेक्टली वहां पे पुट कर दी है ये वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करता हूँ देखो, और फिर उसके बाद ये वैल्यू मैं आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे हम लोगों ने अटेन की है, ठीक हो गया। अगर तो आप लोगों को ये याद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो रटा तो कहीं भी नहीं गया हुआ, रटा लगा लेना, ठीक है। बट ये वैल्यू कहां से आई, ये आपके बुक में ये इसके स्टेप्स मौजूद नहीं है, तो इस वजह से मैं जो है तो प्रॉपर आपको स्टेप वाइज ये सारी कैलकुलेशन करके बताता हूं कि ये एक्चुअल में ये वैल्यू आई कहां से। अच्छा देखिए बच्चों, हमारे पास ये जो प्रेशर है, प्रेशर, इसके लिए इस डायग्राम को पहले समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर मेरे पास दो कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स हैं, एक को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक मेरे पास ए टाइप मॉलिक्यूल है, टाइप, और एक है मेरे पास बी टाइप, ठीक हो गया। अब ए टाइप जो है ये क्या कर रहे हैं, ये वॉल को हिट करेंगे, क्या करेंगे, वॉल को जाके हिट करेंगे, ठीक हो गया। और बी टाइप जो है तो वो क्या करेंगे, वो इनको अट्रैक्ट करेंगे, इन ए को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ए के रास्ते में रुकावट बनेंगे, जो सिंपल सी बात है। अब देखें ए टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैंने ड्रॉ किए हैं, चूंकि इन्होंने वॉल ऑफ कंटेनर को हिट करना है तो इसलिए मैं वॉल्स के पास इनको ड्रॉ कर रहा हूं। बी टाइप जो है तो वो सेंटर में या आगे पीछे कहीं पे भी, बट वॉल से जिनका कोई काम नहीं है, टक्कर मारने का काम नहीं है जिनका, ठीक हो गया। वो जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे बी टाइप मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक हो गया। अब ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, अब देखिए, चूंकि मैंने क्या कहा था आपको प्रीवियसली कि आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में नहीं होते, क्यों, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ही नहीं होती। इसीलिए वो जब जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में जाएं, वॉल को हिट करें या आपस में कोलिजन करें, वो एक फुल फोर्स के साथ फ्रीली वो स्टेट में जाके हिट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है ये फ्री स्टेट में नहीं है, ये बाउंड स्टेट में है। मैंने वहां पे बोला था ना कि इनकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होती है, तो वो क्यों वेरिएबल, मैंने बोला क्योंकि ये बाउंड स्टेट में है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते,
ये फोर्स, ये जो है तो बाउंड स्टेट में इन दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इंटरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल क्या करेगा, आके इस वॉल को हिट करना चाहता है, ये बी पार्टिकल इनको अट्रैक्ट करके इनको रोकना चाहता है। अब जब ये पार्टिकल बी इस ए को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, तो जाहिर बात है ये ए पार्टिकल जो है तो उतनी ज्यादा फोर्स के साथ उस वॉल को हिट नहीं कर पाएगा। तो जब वो ज्यादा फोर्स के साथ वॉल को हिट नहीं कर सकता तो इट्स मीन कि उसका प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर किसकी वजह से कम हुआ, इस बी पार्टिकल्स की वजह से। ठीक हो गया, समझ आ रही है पॉइंट की। अच्छा, अब ये बी पार्टिकल्स जो है तो ये कोशिश कर रहे हैं ए को रोकने के लिए और ए कोशिश कर रहे हैं जाके वॉल को हिट करने के लिए। अब इस दौरान हमने एक चीज कंक्लूड की कि हमारे पास जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ रियल गैस, ये जो रियल गैस का जो प्रेशर होता है ये हमेशा लेस होता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की। मतलब कि वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर आइडियल गैस प्रोड्यूस कर सकती है वो प्रेशर रियल गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। हमने क्या कहा, आइडियल गैस के अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है, तो इसीलिए वो जाके जिस फोर्स के साथ वो हिट करते हैं उस फोर्स के साथ रियल गैस हिट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद है। ठीक है, तो अब यहां से आगे मैं जरा इस इक्वेशन पे आपको पहुंचाऊंगा, फिर हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, जो कि इसने एक्चुअल में करेक्शन की थी आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर वंडर वॉल ने। तो हम इस इक्वेशन को जरा अप्रोच करते हैं। तो इसको अप्रोच करने के लिए आप जरा इस कंसेप्ट को देखें। मेरे पास रियल गैस का जो प्रेशर है वो क्या है, वो लेस है किससे, ये जो मैंने यहां पे लिखा, रियल गैस का जो प्रेशर है वो लेस है आइडियल गैस, ऐसा ही है। बट अब यहां पे तो मैंने इक्वल लगाया है, सबर अभी आगे वाला स्टेप रहता है, एक मिनट कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये जो रियल गैस का जो प्रेशर है वो आइडियल गैस से लेस है। तो कितना लेस है, जितना ये पार्टिकल्स उसके प्रेशर को रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इस आइडियल गैस में से माइनस कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, उसके ऊपर मैंने प्राइम लगा दिया। मतलब ये कि आपने अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर रिड्यूस बताना होता है, रिडक्शन बतानी होती है, जैसे कि मैं आपको सिंपल कहता हूं कि मेरे पास 200 जो है इज ग्रेटर देन 100, ठीक हो गया, या 100 इज लेस देन 200, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया था, ये ग्रेटर का साइन यू है, लेस देन 200। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो 200 है वो ग्रेटर है 100 से, तो वो कितना ग्रेटर है। अब इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो मैंने बैलेंस भी करना है, 100 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने 200 तो लिख दिया, अब मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखनी है जो कि इन दोनों साइड्स को बैलेंस करे। तो उस बैलेंस के लिए अब मुझे पता है कि मैं यहाँ से 100 को अगर माइनस करूंगा तो बोथ साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और यहां से मुझे यह भी पता चल गया कि ये जो 200 है ये 100 टाइम्स क्या है, ग्रेटर है इस 100 से। पॉइंट की आपको समझ आई होगी। तो सेम यही कंसेप्ट हम यहां पे भी हमने लगाया कि मेरे पास जो ये रियल गैस है वो आइडियल गैस से लेस है। कितनी लेस है, तो इसको आइडियल गैस में से माइनस करो, तो ये आपको ये जो पी प्राइम है ये आपको बता देगा कि ये आइडियल गैस जो है तो इतने टाइम जो है वो ग्रेटर है किससे, रियल गैस से। ठीक है, तो ये पी प्राइम जो है तो दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दी रियल गैस एंड आइडियल गैस। ओके, अच्छा अब आगे देखें इसको। आप बच्चे यहाँ पे इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दें जी, 1, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। चलिए जी, मैंने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ये जो P है ना, ये P प्राइम, ये डिपेंड करती है दो पैरामीटर्स के ऊपर, दो चीजों के ऊपर, कंसेंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल्स। मतलब कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए टाइप के मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी ये प्रेशर में चेंज जो है तो वो डिपेंड करता है, और बी टाइप के कंसेंट्रेशन के ऊपर भी चेंज
क्या करता है, डिपेंड करता है। ये पी प्राइम जो है ये एक्चुअली हमें क्या बता रहा है, चेंज इन प्रेशर बता रहा है। ठीक हो गया। अब जरा यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास ये जो पार्टिकल है ए, इसके अराउंड एक और बी टाइप का पार्टिकल आ जाए, वो इसको और ज्यादा इफेक्ट करेगा। एक और बी टाइप का पार्टिकल आ जाए, ये इसको और भी ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या कि मेरे पास ये जो कंसंट्रेशन है ऑफ दिस पार्टिकल्स बी, वो क्या कर रही है, वो इफेक्ट कर रही है इस ए के मोशन को, जिसकी वजह से ये जो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ जाके हिट नहीं कर पाएगा उस वॉल को, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक हो गया। वहीं पे अगर हम लोग क्या करें, इधर देखें कि मेरे पास अगर ए जो है, यहाँ पे एक ए है, तो इन्होंने एक ए को क्या किया है, खींचा है, रिड्यूस किया है। ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ पे एक और ए भी आ जाए तो ये उसको भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक और ए आ जाए, ये उसको भी अट्रैक्ट करेंगे, एक और ए। तो मतलब कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे ए वाले आ रहे हैं, वो उतने ज्यादा वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी वजह से भी प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। चाहे आप ए को कंसिडर करो या बी को कंसिडर करो, दोनों की कंसंट्रेशन में जब चेंज आएगा तो उसकी वजह से प्रेशर चेंज होगा। तो इसका मतलब कि प्रेशर का जो चेंज इन प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय v। ठीक हो गया। तो अब सिंपली आपने क्या करना है, अब लिख देना है कि P प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू n डिवाइडेड बाय v फॉर A टाइप पार्टिकल एंड n डिवाइडेड बाय v फॉर B टाइप पार्टिकल। ठीक है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो P प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं, तो P प्राइम इक्वल्स टू व्हाट, ए यहां पे आ जाएगा, ए इज कांस्टेंट, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गई, इस पी प्राइम की वैल्यू आ गई। देखिए ये जो पी की वैल्यू हमने सॉरी, ये मैंने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है, ये पी प्राइम के लिए जो बुक में आपके पास उन्होंने डायरेक्टली ये वैल्यू जो लगाई हुई है, ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ये इस तरह हम लोग हासिल करते हैं। ठीक हो गया। अब सिंपली आप इसको क्या करो बच्चे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दो। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, सॉरी 2, इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या बन जाएगा, P real equals to pressure of real gas equals to pressure of ideal gas minus an square divided by v square। अब आप सिंपली इसको यहां से उठा के इन चुक के इथे सुट दो। ठीक हो गया, इक्वालिटी से इस तरफ सुट दो, तो क्या हो जाएगा, पी आर प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे, बट क्या करें, ये फिजिक्स है, अब यहाँ पे ऐसे तो होता है तो क्या कर सकते हैं, बट एनी हाउ अब आपने क्या करना है, ये जो आपने नया फार्मूला डेराइव कर लिया है, ये जो मेरे पास फार्मूला आ गया है, पी आर प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आई। अब यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये एक्चुअल में आइडियल गैस के लिए है, और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये भी एक्चुअल में किसके लिए है, इधर आइडियल गैस के इस V के लिए है। तो अब आपने सिंपली इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, क्योंकि क्या 3 भी है, 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, पुट इक्वेशन 3 एंड 4, पुट इक्वेशन 4 एंड ये 1, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन A। ठीक है, तो हम इसको A में पुट कर देंगे। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, P की जगह पे आ जाएगा पी आई, सॉरी पी आई नहीं, पी आर प्लस ए एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर, और V की जगह पे आ जाएगा V माइनस एन बी। ठीक हो गया बच्चों, और उस साइड पे आ जाएगा एन आर टी। अब ये आपके पास आ गई है
गैस इक्वेशन। अब इसको आप लोग रियल गैस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। यहां पे ये आइडियल गैस इक्वेशन थी जो कि इन कंडीशंस के अंदर रियल गैस के ऊपर अप्लाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आइडियल गैस के दरमियान और रियल गैस के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क था। तो उस फर्क को पहले हमने आइडेंटिफाई किया इस पूरे लेक्चर के अंदर। मैंने आपको ये बताया कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, रियल गैस इक्वेशन क्या है, फिर इनके दरमियान कंपैरिजन क्या है, फिर वहां पे एक रिलेशन निकला टेम्परेचर का, दैट इज m डिवाइडेड बाय 3k इंटू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर और टेम्परेचर के दरमियान वी चूंकि एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और टी जो है तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर और वी के दरमियान एक रिलेशन हमारे पास डेराइव हुआ। वहां से फिर हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कांसेप्ट डिस्कस किया कि एक्चुअल में ये रिलेशन अगर ना आता तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कांसेप्ट ही ना आता। तो वहां से फिर हमने माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक का भी कांसेप्ट देखा। फिर उसके बाद हम लोग वैन डर वाल के ऊपर आए। अब वैन डर वाल क्या है? ये साइंटिस्ट है, ये इसी ने ये करेक्शन की है और इसी के नाम पे ये करेक्शन का वैन डर वाल जो है तो ये करेक्शन आई है। इसने वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस और प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस में करेक्शन करके उसको ऐसी एक इक्वेशन डिराइव की जो कि अब रियल गैस के ऊपर क्या हो सकती है? अप्लाई हो सकती है। ठीक हो गया बच्चों? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। लेंथी टॉपिक है, लंबे चौड़ा कॉन्सेप्ट है, बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो मुझे आपने इस पे कमेंट करके लाजमी बताना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो आप ये सारा कंसेप्ट देख सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं तो इसको रट लो और ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करके जैसे आपकी बुक में किया हुआ है। तो चूंकि बुक में ये स्टेप्स नहीं है ना, तो डायरेक्ट उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ मजीद शेयर करें इस वीडियोस को। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए बच्चों सब अपना ख्याल रखें, स्टडी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।